एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हरियाणा के जो भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं जो आज तक किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं वो हम करेंगे। और ये लगभग 300 क्वेश्चंस की एक सीरीज है और हम डेली कोशिश करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन चलाएं, लगभग 3 दिन में क्लास पूरी हो जाए ताकि आगे अलग अलग चैप्टर करते रहें। चैप्टर वाइज इसमें हम पढ़ेंगे सारे। एक और बात क्या है कि देखो, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, नीचे आंसर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। और ये सारी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे काफ़ी सारी स्टडी मेटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी। आप चैनल की हिस्ट्री पर जाकर देखना। हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, हर सब्जेक्ट के नोट्स, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो आज हमारा ये जो पहला चैप्टर है और इसमें लगभग 300% है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रादेशिक ज्ञान, हरियाणा की जो बेसिक है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे के सारे ध्यान रखना पीवाईक्यू हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, वो प्रश्न हम इसमें करेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ध्यान रखना हर प्रश्न का आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में दी गई है, साथ के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि वेयर वाज द 26th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट हेल्ड इन हरियाणा। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? रेवाड़ी, सिरसा, पंचकुला या फिर पलवल। और ये प्रश्न पूछा गया था 2024 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था उसके अंदर, जो सीईटी के तहत हुई थी भर्ती, उसमें जो जो सीईटी के तहत जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था ये। तो कि हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 14 मार्च तक पंचकुला के सेक्टर 3 में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया गया और इसका मस्कट का नाम था कृषि। ये भी ध्यान रखना, कृषि। देखो, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि पंचकुला में हुआ था 26वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता जो टूर्नामेंट था वो। इसका जो मस्कट है, ऑफिशियल जो मस्कट था वो, उसका नाम था कृषि। ये ध्यान रखना है। क्या नाम था उसका? कृषि नाम था। ये है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हर प्रश्न की आपको एक्सप्लेनेशन दी है अच्छे से टाइप करके, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप इन हरियाणा। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा की बात हो रही उत्तर भारत में, पलवल, गोरखपुर, कैथल, पिंजौर। तो ये किया गया है गोरखपुर के अंदर, और ये हरियाणा वाला गोरखपुर है, यूपी वाला गोरखपुर नहीं है। ये गोरखपुर कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है गोरखपुर, वहां पर किया गया है ये। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस ताप विद्युत केंद्र पर 4 यूनिट है। कितने कितने यूनिट की? 700 मेगावाट की। ध्यान रखना, 700 की 4 यूनिट है इसके अंदर। टोटल कितना हो गया? 2800। ठीक है, मेगा, और ये PHWR है, PHWR। मेगा वोट तो अलग होती है, पावर यूनिट, और ये इसकी ताप विद्युत केंद्र की इसकी यूनिट में दिखा रखा है। ठीक है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर है ये। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि वेयर इज द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर या फिर पश्चिम यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये है पश्चिम यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है और इस नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1335 में खोदा और पुनर्निर्मित किया गया था। देखो, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने 1335 ईस्वी में। 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया था। देखो, एक्सप्लेनेशन का ये फायदा है, एडिशनल जानकारी आपको यहाँ पर दी है। इसका निर्माण 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने करा था। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। एक प्रश्न के साथ आपको एडिशनल जानकारी मिलती है साथ के साथ में।
अगला है प्रश्न नंबर 4, वेयर इज द मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स सेंटर सिचुएटेड एट हरियाणा स्पोर्ट्स स्कूल? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर है? राय, सोनीपत, गुरुग्राम, थानेसर या मोरनी? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये है राय सोनीपत के अंदर, राय सोनीपत के अंदर है। और अगर हम इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखें तो ये है यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत जिले के राय में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1973 में हरियाणा सरकार की द्वारा की गई थी। देखो ये तो सबको पता राय के अंदर है, लेकिन अगर इसकी पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की, तो ये हुई थी जुलाई 1973 के अंदर। ये एडिशनल जानकारी आपको ध्यान रखनी है। जुलाई 1973 में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना की गई थी सोनीपत के राय के अंदर। प्रश्न नंबर 5 है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वर प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन 1966? 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। जिस समय बना तो उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। 1 नवंबर, देखो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषा के आधार पर किया गया। वर्तमान में 22 नहीं, अब 23 जिले हो चुके हैं। और 23वां जिला कौन सा बनाया गया है? हांसी। ये ध्यान रखना आपको। 7 जिले थे जब शुरू में हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय। प्रश्न नंबर 6 है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज बड़खल लेक? बड़खल झील कहां पर है? बड़खल झील हरियाणा में किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा या फिर फरीदाबाद? तो बड़खल झील जो है वो कहां पर है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखो झील के बारे में, देखो जितनी भी झीलें हैं ये जरूर करने, झील जितनी भी है हरियाणा की वहां से प्रश्न जरूर पूछेगा। सीईटी का चाहे मेंस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, सीईटी का कोई भी पेपर हो वहां पर झील का प्रश्न जरूर पूछाएगा। तो देखो ये तो हमने देख लिया बड़खल झील कहाँ, फरीदाबाद के अंदर। और बड़खल झील कैसी है? एक प्राकृतिक झील है। एक तो प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित, तो ये एक प्राकृतिक झील है। अब देखो दमदमा झील कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। सुल्तानपुर झील गुड़गांव के अंदर। कोटला झील मेवात के अंदर। कर्ण झील, करनाल झील या कर्ण झील। और एक है सुखना झील, ये भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है सुखना लेक का। अगला है प्रश्न नंबर 7, यमुना रिवर एंटर्स हरियाणा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट होप? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। यमुनानगर में कालेश्वर के पास, कालेश्वर जो वन है, ठीक है। हथिनी कुंड बैराज, हथिनी कुंड डैम बना हुआ है यहाँ पर यमुनानगर कालेश्वर वन के पास, इसलिए इसका नाम यमुनानगर रखा गया है। यमुना जिले से यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है जो कालेश्वर जंगल के करीब है। और यह नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा के रूप में कार्य करती है। यूपी और हरियाणा के बीच में बाउंड्री लाइन का काम करती है कौन सी नदी? यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और भी काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में दिया है विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखो क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हिसार, पंचकुला, भिवानी या फिर अंबाला? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे इनमें से कौन सा है? पंचकुला है। देखो ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला है, ध्यान रखना। वैसे अगर सबसे छोटा जिला पूछे तो है फरीदाबाद। एरिया के हिसाब से पूरे हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद है। इस ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं था, इसके ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन था पंचकुला, तो दूसरा सबसे छोटा जिला है पंचकुला। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है सिरसा।
देखो एक ही प्रश्न के अंदर 3 बात बता रखी है। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद हमने रट रखा था, लेकिन फरीदाबाद इसने ऑप्शन में नहीं दिया। तो फिर दूसरे नंबर पर कौन सा था? वो था पंचकुला। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो सबसे बड़ा जिला है सिरसा। ये आपको ध्यान रखना, सिरसा का क्षेत्रफल लगभग 3432 किलोमीटर स्क्वायर है। फरीदाबाद का 792 वर्ग किलोमीटर और पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या सबसे ज्यादा फरीदाबाद में, जनसंख्या घनत्व जो है, लेकिन सबसे छोटा है फरीदाबाद। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट? हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 42,232, 40,217, 44,212 या फिर 48,219? तो हरियाणा का है 44,212, ऑप्शन सी का। वर्तमान में हरियाणा का कुल क्षेत्रफल लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का वर्तमान में क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 10 है कि इन विच सिटी ऑफ हरियाणा अर्जुन स्टेडियम इज सिचुएटेड? हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है? तो अर्जुन स्टेडियम कहाँ है हरियाणा में? वो है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अर्जुन स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? जींद शहर के अंदर है। अब हरियाणा के कुछ प्रमुख स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र के अंदर है। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम ये अंबाला के अंदर। देखो हरियाणा पुलिस एसआई का पेपर हुआ था ना पिछले वाली भर्ती, उसमें पूछा गया था ये वार हीरोज मेमोरियल जो बन रहा है ये अंबाला के अंदर बन रहा है, अंबाला कैंट के पास। भीम सिंह स्टेडियम ये भिवानी के अंदर है। महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर है। निहार सिंह स्टेडियम ये फरीदाबाद के अंदर है। ये हरियाणा के कुछ प्रमुख स्टेडियम है जो आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। द्रोणाचार्य है ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है। वार हीरोज मेमोरियल अंबाला से संबंधित है। भीम सिंह का संबंध भिवानी से है। महावीर स्टेडियम का हिसार से है और निहार सिंह स्टेडियम का फरीदाबाद से है। ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। और एक ये ऊपर है जींद का अर्जुन स्टेडियम। ठीक है, ये सारे आपके इंपोर्टेंट स्टेडियम थे कुछ। प्रश्न नंबर 11 है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ मारकंडा रिवर ऑफ हरियाणा? हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम कई बार आपसे पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है मारकंडा नदी का। और मारकंडा नदी का अगर पुराना नाम की बात करें तो वो है अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी है। हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीनतम नाम अरुणा नदी है। मारकंडा नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा पंजाब सीमा के साथ बहती है। बेगना नदी इसकी सहायक नदी है। देखो एक लाइन और दे रखी है इसके अंदर काम की। मारकंडा की सहायक नदी बेगना नदी, और ये हरियाणा और पंजाब में बहती है मारकंडा। ठीक है, बेगना नदी जो है वो मारकंडा नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 है हाउ मैनी विलेजेस आर देयर इन हरियाणा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? देखो एक चीज ध्यान रखना, सेंसस जो होगा वो 2011 का ही डाटा आएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो डाटा पूछा जाएगा तो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही आपसे डाटा पूछा जाएगा। तो देखो 2011 के हिसाब से हरियाणा में कितने गांव हैं? तो वो है 6,841। 6,841। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,841 गांव हैं और अगस्त 2023 तक हरियाणा में 7,081 गांव। प्रश्न नंबर 13 दिया है आगे, गिरी और टोन्स हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? गिरी एंड टोन्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ हरियाणा स्टेट? हरियाणा की किस नदी की दो सहायक नदियां हैं? उनका नाम है गिरी और टोन्स। ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदी है? टांगरी, कृष्णावती, यमुना या फिर मारकंडा? तो गिरी और टोन्स जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी की। यमुना नदी की गिरी और टोन्स नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है जो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत में बहती है। यह गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी किसमें, यमुना नदी किसमें मिलती है? आगे जाके गंगा के अंदर।
आप ये देखो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां देखो, गिरी, टोंस, कालिंदी और चंबल। चंबल जो नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है। एक चीज और ध्यान रखना, यमुना नदी को ही कालिंदी नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है, लेकिन एक कालिंदी छोटी सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। ये चीज ध्यान रखना आपको, कई बार यमुना नदी को कालिंदी भी कहा गया है। ठीक है, तो गिरी और टोंस यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है प्रश्न नंबर 14। हाउ मैनी एथलीट्स फ्रॉम हरियाणा आर पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? तो कितने ने भाग लिया था? 24 खिलाड़ियों ने। 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ये ध्यान रखना। नीरज चोपड़ा हरियाणा से है, जेवलिन थ्रोवर है। प्रश्न नंबर 15 है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा? हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय। तो महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उसके अंदर नहीं है, उसके तहसील में है। तो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल के अंदर है, और नारनौल जो है वो एनसीआर के अंदर आता है महेंद्रगढ़, ये भी ध्यान रखना। आगे प्रश्न नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज पेरिस ऑफ हरियाणा? किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किस जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को, करनाल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। देखो, हरियाणा का करनाल जिला हरियाणा का पेरिस नाम से जाना जाता है। करनाल उत्तर प्रदेश के शामली और सहारनपुर जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, और गुरुग्राम गुड़गांव का पुराना जहां आईएसओ का मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आईएसए का। तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को, ध्यान रखना है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 17। विच इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन इन हरियाणवी लैंग्वेज? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, दर्द या शुभ, संदेशा, जनन जनन या झाड़ू फ्री? तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है झाड़ू फ्री। कौन सा है? झाड़ू फ्री। अब इसमें देखो, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री है, और इसकी रचना करी थी किसने? राजाराम शास्त्री ने। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि हरियाणा का पहला उपन्यास किसने लिखा था? ये लिखा था राजाराम शास्त्री ने। आगे है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम हरियाणा राज्य की किस चीज से संबंधित है? पहले तो ध्यान रखना, स्कीम किसने चलाई है? हरियाणा की स्कीम है ये, मेरा बिल मेरा अधिकार। और किस चीज से रिलेटेड है स्कीम? देखो, मेरा बिल मेरा अधिकार मतलब हम कोई भी चीज खरीदे तो उसका बिल लेना जरूरी है, और यह है जीएसटी से संबंधित, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी से संबंधित है ये। मेरा बिल मेरा अधिकार जो स्कीम है, योजना है, ये जीएसटी से संबंधित है। हरियाणा सरकार ने इसको चलाया था। ठीक है, और इस योजना का काम क्या है कि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान बिल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य, ताकि बिल मिलेगा तभी उसका जीएसटी मिलेगा। कई बार ये दुकान वाले कहते हैं मैं बिना बिल ले जा सस्ते में दे देंगे, तो वो चीज है ये। तो जीएसटी के लिए चलाया गया था मेरा बिल मेरी अधिकार योजना। प्रश्न नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हरियाणा स्टेट एट प्रेजेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? अंबाला भी एक डिवीजन है, हिसार भी, रोहतक भी, तो कौन सा नहीं है? एक सिरसा। हरियाणा में जो टोटल पहले 22 जिले थे, अब 23 जिले हो चुके हैं 2026 के हिसाब से। देखो, हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कौन कौन से हैं इनके नाम याद रखना है? हिसार, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल। ये 6 मंडल है, 6 डिवीजन है। आप 6 के 6 नाम याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हिसार, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव और करनाल, 6 डिवीजन है, 6 प्रशासनिक मंडल है हरियाणा के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 20। हवा सिंह won the Asian Games gold medal in consecutive edition of the games in 1966 and 1970 for which of the following games? हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में
1966 और 1970 में लगातार 2 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। हवा सिंह है एक हरियाणा के, इन्होंने 1966 और 1970 में एशियन गेम्स हुए थे, लगातार दोनों में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। तो ये किस खेल से संबंधित है ये हमें बताना है। वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, रनिंग है, बैडमिंटन है, किससे ये संबंधित है? तो हवा सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से। किससे है? बॉक्सिंग से। देखो सीईटी का प्रश्न पूछा हुआ है, ये चीज आप ध्यान देना, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, हरियाणा सीईटी। हवा सिंह मुक्केबाजी के हैवीवेट श्रेणी में 1966 और 1970 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इनका जन्म 16 दिसंबर 1937 को हरियाणा के उम्रवास गांव में हुआ था। भारत सरकार ने उनको योगदान के लिए 1966 में अर्जुन पुरस्कार, देखो हवा सिंह को 1966 में जब एशियन गेम्स में पहली बार इन्होंने गोल्ड जीता तब इनको अर्जुन पुरस्कार दिया था भारत सरकार ने, ये भी ध्यान रखो। 1970 में उन्होंने फिर एशियाई में ही गोल्ड मेडल जीता था, हैवीवेट बॉक्सिंग में है ये। अगला है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट हरियाली? प्रोजेक्ट हरियाली यानी कि हरियाली परियोजना क्या है? हरियाली परियोजना क्या है? ड्रिप सिंचाई परियोजना, वाटरशेड विकास परियोजना, वन आवरण सुधार परियोजना या फिर पश्चिम घाट संरक्षण परियोजना? तो हरियाली योजना है, ये है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये देखो ऑप्शन उत्तर। हरियाली परियोजना एक वाटरशेड विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल साधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और गांवों को जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और खेती को बेहतर तकनीकों के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह परियोजना विशेष रूप से सूखे और जल संकट वाले क्षेत्रों में लागू की गई थी। हरियाली परियोजना एक वाटरशेड विकास परियोजना है, ये सीईटी का ही प्रश्न है, ये मत सोचना खुद से बना रखे हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखो सीईटी में पूछा हुआ प्रश्न है ये 2024 वाले सीईटी में, तो ध्यान से करना है सारा, सीईटी मेंस वाले हैं, ये ध्यान रखना। अगला है प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट इन हरियाणा? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? 2011 की, देखो जो सेंसस चलेगा वो 2011 का ही चलेगा, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। ऑफिशियल डाटा हो 2011 की जनगणना के हिसाब से ही पूछा जाएगा आपसे। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा की बात है तो हरियाणा में है लगभग 75%, 75.6% हरियाणा की साक्षरता दर है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कुल साक्षरता दर है 75.55%, पुरुषों की है 82.1% और महिलाओं की है 70.7%। ये साक्षरता दर है। ओवरऑल 75% यानी कि 3/4 हरियाणा जो हो पढ़ा लिखा हरियाणा है। प्रश्न नंबर 23 है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व बताना है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में हरियाणा का, और 2011 का ही डाटा है। सेंसस जो है तो जनगणना जो है तो 2011 की ही चलेगी। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है ये हमें बताना है। 786, 573, 625 या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 573 व्यक्ति रहते हैं। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा का जनसंख्या घनत्व मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये, सीटी मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। आगे है प्रश्न नंबर 24। विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा मार्क्स द सोविंग ऑफ द रबी क्रॉप? हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल को बोया जाना चिन्हित है? यानी कि जब रबी की फसल बोते हैं तो, यानी कि जैसे गेहूं बोते हैं वो वाली गेहूं सरसों, ये रबी की फसल है ना, तो जब रबी की फसल बोते हैं तो कौन सा डांस किया जाता है? घूमर, लोहरी, झूमर या फिर नूर लूर? तो वो है लूर नृत्य। हरियाणा में लूर नृत्य विशेष रूप से किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा है। लूर नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीतों में फसल, मौसम और गांव के जीवन की महत्ता का वर्णन होता है। घूमर नृत्य होली, गणगौर पूजा, तीज जैसे त्योहारों के अवसर पर भी किया जाता है। घूमर और झूमर जो लड़कियां हैं वो युवा लड़कियों द्वारा, देखो अलग अलग दिखा रखा है। लूर नृत्य तो हो गया किसानों से संबंधित, ठीक है। घूमर ये किया जाता है गणगौर पूजा, होली वगैरह पे, और झूमर जो है ये विवाहित युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है।
तीनों नृत्य का अलग अलग इसमें बता रखा है। लोहड़ी जो है वो पंजाब का है। अगला है प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 दिया है कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा एट कांस्टेंट प्राइस एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है 2.5 लाख रुपए के लगभग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय, देखो स्थिर मूल्य के ऊपर है, कांस्टेंट प्राइस पर, वो है 2,57,840, और चालू मूल्य पर है 3,57,360 रुपए। ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग है। स्थिर मूल्य पर है 2.5 लाख और चालू मूल्य पर है 3.5 लाख के तकरीब। अगला है प्रश्न नंबर 26, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा रन्स पीजेंट ब्रीडिंग सेंटर इन। हरियाणा का वन विभाग कहां पर तितर प्रजनन केंद्र चलाता है? तितर प्रजनन केंद्र कहां है हरियाणा में? तो तितर प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर। ऑप्शन डी, तितर प्रजनन केंद्र है पिंजौर के अंदर। ठीक है। हरियाणा के वन विभाग द्वारा तितर प्रजनन केंद्र पिंजौर में स्थित है। इसके माध्यम से तितर के संरक्षण और प्रजनन में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। तो तितर प्रजनन केंद्र कहां है? पिंजौर के अंदर, कालका पिंजौर। प्रश्न नंबर 27 है, व्हाट इज द एज लिमिट कैप ऑफ ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना इन हरियाणा। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? स्कीम चला रखी थी हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। तो इसमें जो जो किसान शामिल किए गए तो उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? किस एज के शामिल किए गए हैं? 10 से 60 साल? ये तो देखो सीधा ही गलत है। देखो किसानों की बात हो रही तो 10 साल से नीचे का तो कोई किसान है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 15 साल भी नहीं। हमारे यहाँ नॉर्मल एज मानी जाती है 18, तो 18 से बड़ा ही होना चाहिए। तो वो है 20 साल से लेकर 59 साल तक का। 20 साल से लेकर 59 साल तक की उम्र होनी चाहिए। हरियाणा की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा है 20 साल से लेकर 59 साल के बीच, 59। इस योजना का उद्देश्य किसानों और खेतीहर मजदूरों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, 20 ईयर्स टू 59 ईयर्स। आगे प्रश्न नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन हरियाणा एंड चूज द राइट ऑप्शंस गिवन बिलो। The IIP presently being prepared in the state by the Department of Economics and Statistical Affairs Haryana. The present base year for calculation of IIP is 2011, 21-22. Index of Industrial Production, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। तो इसमें पहले बता रखा कि जो औद्योगिक उत्पादन जो सूचना है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर्स के द्वारा बनाया जाता है और वर्तमान में आधार वर्ष 2021 और 22 है। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ये बताना है आपको। तो ये देखो, आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचना को वर्तमान में राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग के यानी कि डेसा के ही द्वारा बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर्स, ऑप्शन ए सही है। लेकिन इसमें आधार वर्ष जो माना जाता है, आधार वर्ष माना गया 2011-12, ऑप्शन में दे रखा 2021-22, तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही था। जो पहली स्टेटमेंट है वो सही थी, दूसरी स्टेटमेंट थी वो गलत थी। आधार वर्ष माना गया है 2011-12, ध्यान रखना, 2021-22 नहीं है, 2011-12 है आधार वर्ष। आगे है प्रश्न नंबर 29 और इसमें पूछा गया HSIIDC। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो HSIIDC की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, पेपर में जरूर पूछी जाएगी। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, हरियाणा बना उससे अगले साल ही 1967 में, 1967 में करी गई थी। और इस निगम का काम क्या है? यह निगम हरियाणा राज्य में औद्योगिक विकास और अवसंरचना के निर्माण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 30 है, दिस प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन्स वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रिमेनेंट्स ऑफ दिल्ली रिज हिल्स रेंज। इस संरक्षण क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। भिंडावास, अब देखो आप दिल्ली से संबंधित देख लो, भिंडावास ये झज्जर के अंदर है, नाहर झील ये रेवाड़ी के अंदर है, अबूब शहर ये सिरसा के अंदर है। तो कौन सा बच गया? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है दिल्ली टीला पहाड़ी संरक्षित क्षेत्र के अंतिम जीवित अवशेष, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं। यह अभ्यारण्य दिल्ली के दक्षिण हिस्से में अरावली पहाड़ी की दिल्ली हरियाणा सीमा के पास है। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, खालिस्तान इज द फर्स्ट एक्सक्वेटेड साइट ऑफ हाकरा कल्चर इन हरियाणा। हरियाणा का हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? हाकरा सभ्यता, घग्गर हाकरा सभ्यता आपने नाम सुना होगा। तो हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? कालीबंगन, मित्ताथल, राखी गढ़िया, फिर कुनाल। तो वो है कुनाल। कौन सा है वो? कुनाल है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कुनाल हरियाणा का हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल है और इसकी खोज 1981 में हुई थी और इसका उत्खनन हुआ था 1986 में। देखो 1981 में इसकी खोज हुई थी, 5 साल बाद इसका उत्खनन शुरू हुआ था। ध्यान रखना, जो कुनाल है उसकी खोज कब हुई थी? 1981 के अंदर हुई थी। पेपर में पूछा जा सकता है। कुनाल 1981। प्रश्न नंबर 32 है, अकाउंट्स जनरल अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट हरियाणा फंक्शंस अंडर द। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किस के अंदर काम करता है? तो ये काम करता है कैग के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अंदर। और ये दे रखा संविधान के अनुच्छेद 151 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखो कहाँ प्रस्तुत किसके सामने करता है? फिर कहेगी वहां के गवर्नर के सामने। जो स्टेट का जो पूरे साल का जो लेखा जोखा है वो उस गवर्नर के सामने फिर दिखाया जाता है। कैग जो है इंडिया का वो शो करता है अनुच्छेद 151 के तहत। अगला है प्रश्न नंबर 33। इंडियाज फर्स्ट एरो स्पोर्ट्स सेंटर वाज ओपन्ड इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया? भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला गया? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पर? तो वो है नारनौल के अंदर। हरियाणा में नारनौल के अंदर भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के नारनौल में स्थापित किया गया और इसकी स्थापना करी थी एरो क्लब ऑफ इंडिया और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा। यह केंद्र विभिन्न प्रकार के एरो स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण प्रदान करता है। देखो पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर नारनौल में किसके सहयोग से? एरो क्लब ऑफ इंडिया और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा, इन दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया था एरो स्पोर्ट्स सेंटर नारनौल, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 34। देखो ये भी 2011 की जनगणना के ऊपर ही आधारित है। तो 2011 की जनगणना के ऊपर जो मुख्य तथ्य हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 से? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात पूछा इसने। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 943, 943। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात है 949 और शहरी क्षेत्रों में है 929। सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में है 1084 और सबसे कम है दमन द्वीप में 618। यह है लिंग अनुपात का डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप 618 और सबसे ज्यादा केरल के अंदर है 1084। ओवरऑल लिंग अनुपात है 943।
प्रश्न नंबर 35 है कि हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है? द सिटी ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड एज नैनो सिटी। तो नैनो सिटी किसको कहते हैं? तो नैनो सिटी कहा जाता है पंचकुला को। पंचकुला जो है हरियाणा का, इसको नैनो सिटी कहा गया है। इसमें लिखा है कि हरियाणा का पंचकुला शहर नैनो शहर कहलाता है। नैनो शहर हरियाणा में सिलिकॉन वैली की तर्ज पर एक नया शहर बसाने की परियोजना थी, जिसे पंचकुला में 11,000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाना था। तो नैनो शहर कहते हैं पंचकुला शहर को। अगला है प्रश्न इसके बाद प्रश्न नंबर 36, और प्रश्न नंबर 36 दिया है इन हरियाणा ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज लोकेटेड इन। NBAGR, देखो इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए। NBAGR कहाँ पर है? यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। देखो हिंदी में भी सेम ऐसे लिख रखा है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये हरियाणा में कहाँ पर है? दिल्ली, जींद, हिसार या फिर करनाल? देखो NBAGR पहले बेंगलोर में आया था, लेकिन अब फिलहाल है ये हरियाणा के करनाल के अंदर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, और ये है फिलहाल करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देखो इसमें यहाँ पे क्लियर लिख रखा है कि ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हरियाणा के करनाल में स्थित हैं, और करनाल में इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी हरियाणा के अंदर, 1985 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 37, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। देखो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, NBHM, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। नेशनल बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन एंड हनी मिशन, शहद मिशन जो स्कीम है वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन स्कीम जो है वो हरियाणा में कब चलाई गई थी? NBHM स्कीम जो है वो हरियाणा में कब चलाई गई थी? 2017 में, 18 में, 19 में या फिर 20 में? तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ये चलाया गया था 2020 के अंदर। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना की शुरुआत हरियाणा में 2020 में हुई थी, और यह योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, देखो ये ध्यान रखना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय के अंतर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम का ध्यान रखना, किसके तहत, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मंत्रालय करता है? तो यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, NBHM। प्रश्न नंबर 38 है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये जो ऊपर तीन नाम आ गए, तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, NBAR वाली, और इससे ऊपर वो नेशनल बी कीपिंग वो मधुमक्खी पालन वाली थी, ठीक है, NBHM की, नेशनल NGBAR थी वो, ये NBHM है, और ये है CSSRI। इन तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। CSSRI का मतलब है सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है? मृदा लवणता केंद्र, आपको हिंदी में ऐसे मिलेगा, आपने पढ़ा होगा तो, मृदा लवणता के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय, ये रहा देखो, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो हरियाणा में कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है। कहाँ पर है ये? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। देखो ये हिंदी में भी लिख रखा है, आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में करनाल में हुई थी इसकी स्थापना। इसे मिट्टी के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह मंत्रालय जरूर रखना, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? कृषि मंत्रालय के अंदर। और नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन वो भी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही था। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 39, और प्रश्न नंबर 39 में दिया है नीरू मीरू वाटर एंड यू प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ। नीरू मीरू यानी कि जल और आप, नीरू मतलब जल, मीरू मतलब आप, कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये पूछा गया था प्रश्न। नीरू मीरू जल प्रोग्राम, और ये कहाँ करा गया था, किस स्टेट का है ये? तो ये करा गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। जल संग्रहण से जुड़ा कार्यक्रम है। इसमें राज्य, जिला
और उप जिला स्तर पर विभिन्न प्रयासों के द्वारा जल संरक्षण का कार्य होता है। आगे है प्रश्न नंबर 40। वेन वाज द फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत सेट इन हरियाणा? हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत की स्थापना हरियाणा में जो पहली स्थायी लोक अदालत थी उसकी स्थापना कब हुई थी? ये डेट आपको इसमें बतानी है। 17 जनवरी 1955, 10 मई 2005, 7 अगस्त 1998, 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1998 को। ये देखो सीईटी का प्रश्न है, सीईटी में पूछा गया था ये पिछले वाले सीईटी के अंदर। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की शुरुआत 7 अगस्त 1998 को हुई थी। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और पक्षों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटाने के लिए जिला न्यायालय परिषद चंडीगढ़ में एक स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई। देखो इसमें दो प्रश्न हैं। पहले तो ये डेट हमने याद कर ली, कब हुई थी? 7 अगस्त 1998 को। अब ये भी पूछ ले कि कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी जिला न्यायालय परिषद चंडीगढ़, चंडीगढ़ कोर्ट में हुई थी, ध्यान रखना। पहली स्थायी लोक अदालत 1998, 7 अगस्त 1998, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर जो चंडीगढ़ है वहाँ पर। आगे है प्रश्न नंबर 41। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल? हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा बारिश होती है? सबसे अधिक बारिश, तो सबसे अधिक बारिश हरियाणा के होती है जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ मुख्यतः 3 हैं, 3 जिलों में है, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। ठीक है, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में सबसे अधिक बारिश होती है। और इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट दे रखा है उनमें से? अम्बाड़ा दिया हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक बारिश वैसे भी हरियाणा में अम्बाड़ा जिले में होती है। और किस जगह पर होती है? तो एक यमुनानगर के अंदर जगह है छिछरौली। हरियाणा में ये पूछ ले किस जगह पर सबसे अधिक बारिश होती है, तो छिछरौली एक जगह है यमुनानगर जिले के अंदर, वहाँ सबसे अधिक बारिश होती है हरियाणा में। इसका उत्तर हो जाएगा अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। आगे है प्रश्न नंबर 42। वेयर इज द ब्लू बर्ड लेक लोकेटेड इन हरियाणा? हरियाणा में ब्लू बर्ड झील कहाँ है? ब्लू बर्ड झील जो है वो है हिसार के अंदर। ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार के अंदर है। हरियाणा की जितनी भी झील है वो आपको याद रखनी, जैसे कर्ण झील करनाल के अंदर, दमदमा है, ठीक है, और भी बहुत सारी झीलें हैं, जैसे तिलियार झील है रोहतक की। जितनी भी हरियाणा की झील हैं, बड़खल हो गई, ये सारी झीलें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी झील कहाँ पर है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में है और यह आर्द्र भूमि होने के साथ ही मनोरंजन क्षेत्र भी है। ये देखो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ब्लू बर्ड झील हिसार, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। सीईटी का ही प्रश्न है 2022 का, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 43 है द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज? हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय, अल्प आर्द्र शीतोष्ण, उपोष्णीय शुष्क, या फिर अल्पार्द्र उपोष्णीय? हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो हरियाणा की जो जलवायु है वो सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल। हरियाणा की जलवायु उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शुष्क अवधि होती है। गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में काफ़ी ठंडा मौसम रहता है। तो ये जलवायु ध्यान रखना हरियाणा की कैसी है, और ये इंग्लिश में जरूर नाम याद रखना, सब ट्रॉपिकल ड्राई कॉन्टिनेंटल टाइप। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 44 है कि व्हाट इज द वन टाइम कैश अवार्ड फॉर महावीर चक्र अवार्डी? जो महावीर चक्र जिसको दिया जाता है तो उसको कितने रुपए कैश इनाम मिलता है महावीर चक्र वालों को, ये इसके अंदर पूछा है। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो महावीर चक्र वालों को कितना दिया जाता है? ये 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखो, ये सिर्फ हरियाणा सरकार के है, अलग अलग राज्यों में ये भिन्न भिन्न पुरस्कार हो सकता है। ये पूरे देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। दूसरे नंबर पर है महावीर चक्र।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे देती है वो अलग से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अलग से इसमें पैसे देती है। ये सारी चीज़ थी इसकी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्रश्न नंबर 45 है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा? हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हम गलती कर देते हैं। पक्षी, राष्ट्रीय राज्य पक्षी, राज्य पशु, ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देखनी है। राज्य फूल कौन सा है, राज्य पेड़ कौन सा है, राज्य फल कौन सा है, वो सारी बातें हमने देखनी है। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा है, तो राजकीय पक्षी है इनका ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन। ये इंग्लिश में नाम याद रखना, काला तितर। कई बार ये लिखा जाता है सीधा हिंदी में ऑप्शन में भी, ब्लैक फ्रैंकोलिन। इसका नाम याद रखना, काला तितर आपने रट रखा होगा, लेकिन इंग्लिश का नाम भी ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 46 है कि विच सिटी इज नोन एज द हार्ट ऑफ हरियाणा? किस शहर को हरियाणा का दिल कहते हैं? तो हरियाणा का दिल कहा जाता है किसको? जींद को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो हरियाणा के 7 जिले थे, उसमें से एक जिला जींद भी था। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो 7 जिले थे, उसमें से एक जिला जींद भी था, ठीक है। और इस जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। इसका नाम जीत के स्वामी इंद्र के नाम पर रखा गया। यहाँ महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने पूजा करी थी। यहाँ का किला और रानी का तालाब, देखो रानी का तालाब कई बार पूछा जाता है। रानी का तालाब ये कहाँ पर है? जींद के अंदर ही है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया गया निर्धारित? देखो 2022-23 का है, अब जो बजट आने वाला है 25-26 का, अभी मार्च में आएगा, तो वो डाटा आपको फिर से ध्यान करना है। नए बजट का आपको डाटा याद रखना है। उसके हिसाब से इसका उत्तर था 14.2%। ऑप्शन सी उत्तर था इसका। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर इन हरियाणा टिल 2021-22? 2021-22 तक हरियाणा में टोटल बिजली उपभोक्ता कितने हैं? कितने लोगों के नाम से मीटर कनेक्शन है? मेन बात ये है इसके अंदर, बिजली उपभोक्ता तो मीटर कनेक्शन के नाम से देखेगी सरकार के पास, वही रिकॉर्ड ऑफिशियल। तो तब थे लगभग 71,17,384। 71,17,384। प्रश्न नंबर 49 है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेजरी आर देयर इन हरियाणा अकॉर्डिंग टू द हरियाणा इकोनॉमिक्स? देखो ये 2021-22 का क्यों है, क्योंकि प्रश्न जो सीईटी हुआ था उसमें पूछा गया था। तो अब जो डाटा आएगा 2025-26 का आएगा, वो सारा पढ़ना आपको। अब मार्च में वो डाटा आ जाएगा, फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है। वो सारा डाटा आपको याद करना है अब, क्योंकि सीईटी का पेपर तो आगे ही जाके होगा अक्टूबर नवंबर में। तो आपको जब डाटा आएगा इकोनॉमिक सर्वे का 2025-26 का, वो आपको याद करना है सारा का सारा। अब जो सीईटी हुआ था परी, उसमें भी इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 50 है कि हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन एसोसिएटेड विद म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम? म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? देखो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि सीईटी हुआ था 2022 में और डाटा भी पूछ रखा है 2022 का। तो अब जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा या जो बजट के आएंगे, प्री बजट आएगा, उसमें सारी डिटेल मिलेगी। म्हारा गांव जगमग गांव के तहत कितने गांवों को जोड़ा गया? तो 2022 तक तो गांव थे 5569। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो स्कीम है म्हारा गांव जगमग गांव, ये शुरू कब हुई थी? तो ये हुई थी 2015 में। म्हारा गांव जगमग गांव योजना 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक खेलों में योगेश्वर दत्त ने कौन सा मेडल जीता था? तो उसमें जीता था कांस्य पदक। कांस्य पदक। प्रश्न नंबर 52 है कि हरियाणा के ब्राह्मण को मुख्य बार समूह में बांटा गया है सिवाय? भाई हरियाणा के जो ब्राह्मण हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? शाश्वत है, धीमा है, खंडेलवाल है और गौड़ है। संकेती ब्राह्मण नहीं है, संकेती ब्राह्मण नहीं है। प्रश्न नंबर 53 है कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है? देखो वॉलीबॉल टीम के 4 में से 3 बंदे हैं जो वॉलीबॉल टीम के कप्तान है, एक नहीं था। और ये पूछा था HSSC जेई का जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें। देखो चारों के चारों वॉलीबॉल प्लेयर हैं, ईश्वर सिंह, मेहर सिंह, बलकार सिंह और सौरभ सुनील। लेकिन इनमें से बलकार सिंह है, ये कप्तान नहीं बने थे, भारतीय खिलाड़ी, लेकिन कप्तान कभी नहीं बने। प्रश्न नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन
विशेष अधिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र की आएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है हरियाणा के अंदर? तो ये करी गई है गुड़गांव के अंदर। भारत में ही नहीं बल्कि एशिया का पहला विशेष आर्थिक SEZ 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित हुआ था और हरियाणा में SEZ 2006 में चंडीगढ़ के राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क में हुआ और 2007 में चंडीगढ़ में ही दूसरा SEZ स्थापित किया गया था। ठीक है, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पूरे एशिया में सबसे पहला स्थापित हुआ था 1965 में गुजरात के कांडला में। कांडला बंदरगाह आपने सुना होगा वहाँ पर। ठीक है, और हरियाणा में सबसे पहला हुआ था कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। इसने पहला नहीं पूछा, इसने कहा कहाँ की गई है, तो वो गुड़गांव में करी गई थी उस समय, रिसेंट में 2022-23 की। 2006 में चंडीगढ़ में जो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क है वहाँ पर, और दूसरा भी चंडीगढ़ में ही 2007 के अंदर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये। 1965 में पूरे एशिया में गुजरात के कांडला में। हरियाणा की बात करें तो 2006 में चंडीगढ़ में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। प्रश्न नंबर 55 है, हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित वाला काला अम्ब वृक्ष स्थान पर युद्ध नायक स्मारक वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। काला अम्ब एक जगह है, वहाँ पर एक वार हीरो मेमोरियल युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर है ये काला अम्ब? तो ये जो जगह है ये है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में काला अम्ब नामक स्थान पर राज्य सरकार द्वारा युद्ध नायक स्मारक की स्थापना की जा रही है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध स्थान पर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के शहीद हुए थे, जिसके कारण उनके भव्य खून से इस आम का पेड़ काला हो गया था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, मराठा हार गए थे इसमें। तो यहाँ पर एक आम का पेड़ था जिसका रंग काला हो गया था, इसलिए इसका नाम काला अम्ब रखा गया है। पानीपत के अंदर है ये, यहाँ युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 56 है कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल के अंदर, केवल नहीं कैथल के अंदर आएगा ये, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। और सरस्वती शुगर मिल की बात करें तो वो है यमुनानगर के अंदर, शुगर मिल यमुनानगर में है, और वन्यजीव अभ्यारण्य सरस्वती के नाम से वो कैथल के अंदर है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कालेसर, जो यमुनानगर के अंदर कालेसर, जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है वहाँ पर। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यमुनानगर के अंदर है। प्रश्न नंबर 57 है कि यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर है? यादवेंद्र सिंह उद्यान, जहाँ पर हर साल क्या लगता है? मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल यानी कि आम का मेला हर साल यहाँ पर लगता है, यादवेंद्र सिंह गार्डन, पिंजौर गार्डन के अंदर। यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिलों में पिंजौर नामक स्थान पर है। इसे पटियाला के सिख शासकों ने पुनर्निर्मित किया था। वर्तमान में हरियाणा पर्यटक विभाग द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 58 है कि सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? सूर सम्मान पुरस्कार, तो सूर सम्मान है सूरदास से यानी कि साहित्य के संबंध में। सूर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, सूरदास के नाम से आपको ये ध्यान रखना है। सूर सम्मान हरियाणा राज्य द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है। 2006 से पहले इस सम्मान का नाम सूर पुरस्कार था और इसमें 2 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। 2006 से पहले इसका नाम था सूर पुरस्कार, अब सूर सम्मान पुरस्कार इसका नाम रख दिया है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। प्रश्न नंबर 59 है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय। जो शाह आयोग था तो उसमें हरियाणा के जब शुरू में 7 जिले बने थे तो उसमें कौन सा एक नहीं था, ये पूछा है। तो गुड़गांव भी था, हिसार भी था, रोहतक भी था, महेंद्रगढ़ भी था, जींद भी था, ये पलवल नहीं था। ठीक है, 7 जिले थे ये, देखो हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले थे जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। और शाह आयोग की रिपोर्ट आई थी 18 सितंबर 1966 को।
18 सितंबर 1966 को शाह आयोग की रिपोर्ट आई थी। प्रश्न नंबर 60 है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन यानी कि एचपीजीसीएल हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी एचपीजीसीएल की? तो ये हुई थी 17 मार्च 1997 को। एचपीजीसीएल देखो ये लिख रखा, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। देखो फुल फॉर्म याद रख लेना, जरूर पूछी जाएगी पेपर में, बहुत आती है फुल फॉर्म ये डिपार्टमेंट्स की। पंचकुला इसका हेड ऑफिस है एचपीजीसीएल का। आज की क्लास में हम ये 60 ही % करेंगे, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 का आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, और इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी। ये आज की क्लास की पीडीएफ है। हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये खासकर हरियाणा पुलिस हो, चाहे सीटी मेंस हो, चाहे ग्रुप डी का हो, 25% आएंगे हरियाणा जीके के, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे हरियाणा जीके के पीवाईक्यू हैं जो एचएसएससी ने सीटी में पूछे हैं, पुलिस कांस्टेबल में, अलग अलग भर्तियों में पूछे हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।